जय हिंद दोस्तों, मैं विंग कमांडर वाजपेयी एक्स साइकोलॉजिस्ट मैसूर बोर्ड से। आज मैं आपके पास आया हूँ बेसिकली बताने के लिए टीएटी के बारे में। टीएटी यानी कि थियोमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जहाँ पे आपको एसएसबी में 12 फोटोग्राफ्स दिखाई जाती हैं और हर फोटोग्राफ जब भी आती है स्क्रीन पे 30 सेकेंड्स के लिए आएगी और उसके बाद आपको अप्रॉक्स मतलब 4 मिनट दिए जाएंगे उसके ऊपर स्टोरी लिखने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप साइकोलॉजी टेस्ट के लिए आए हैं। ये मत सोचिए कि आप कोई स्टोरी राइटिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। बेसिकली आपको जब भी फोटोग्राफ दिखाई जाती है ये सोच लीजिए कि वो फोटोग्राफ कोई बिहेवियर पैटर्न देख के बनाई गई है। ये ऐसा किसी बच्चे का स्केच नहीं है कि उठा के उसने स्केच दे दिया और हम बोल रहे हैं स्टोरी लिखने के लिए। इसके पीछे रिसर्च हुआ है DIPR में, जहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि भाई इस टाइप की फ़ोटोग्राफ में ये बिहेवियर पैटर्न निकल के आता है किसी भी कैंडिडेट का। तो आज मैं के सामने डिस्कस करूँगा कि किस टाइप की पिक्चर्स आती है, क्या क्या बिहेवियर पैटर्न होता है और आपको उसमें करना क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो भी पिक्चर होती है, देखो बेसिकली 3 कैटेगरी की होती है, 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले जो होती है ऑब्जर्वेशन सीन। ऑब्जर्वेशन सीन क्या होता है कि जहाँ पे ऑलरेडी सीन हो चुका है, वहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये सीन देखिए, यहाँ पे साफ पूरा दिखाई पड़ रहा है कि सीन हो चुका है। एक लेडी रिक्शे में बैठी हुई है, इसका कोई नेकलेस चुरा के आगे भागे जा रहा है, इसके पीछे एक आदमी दौड़ रहा है और 4-5 लोग खड़े हैं। तो इसमें आपको सोचना नहीं है, कोई ये नहीं सोचा कि कोई एक्सीडेंट हो गया कि मैं क्या सोचूं। ये ऑब्जर्वेशन सीन है कि मतलब आप इसे क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई सीन क्या है। अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट चाहता है कि आपका बिहेवियर क्या है कि जब आप मार्केट में जाते हैं, आपके सामने ऐसा कुछ सीन हो जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप कैसे बिहेव करेंगे, आप कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे यही सीन है, यहाँ पे मान लो कि आप इसको हीरो बनाते हैं कि भाई आपके जो स्टोरी का मेन हीरो ये है, तो सबसे पहले आता है कि इसका प्रोफेशन क्या रखा जाए। ऐसे में देखो आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, आर्मी का कैप्टन बना देंगे या पुलिस ऑफिसर बना देंगे। यार उनके पास यही काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें प्रोफेशन कौन सा अच्छा चूज होगा, एक स्टूडेंट चूज हो सकता है, बढ़िया स्टूडेंट चूज हो सकता है, या NCC कैडेट का चूज हो सकता है कि वो है, ठीक है। अब वो जो यहाँ पे आया है पिक्चर में, जब इस पिक्चर के उस पर आप ऑब्जर्व करके स्टोरी बनाओगे तो बेसिकली इसमें उसकी प्लानिंग दिखाई पड़नी चाहिए कि कैसे प्लान कर रहा है। और ऐसे में होता क्या है, लोग स्टोरी बना देते हैं और सब कुछ बोल के मतलब वो था हीरो है, वो आगे दौड़ के जाता है और उसको पकड़ लेता है और नेकलेस लाके लेडी को लौटा देता है। अब आप पिक्चर को गौर से देखिए, इसकी फिजिक देखिए और इसकी फिजिक देखिए, ठीक है। ये देखो जो चोर है, क्या ये अकेला जाके उसको पकड़ सकता है? नहीं, पिट के आ जाएगा। तो आप अकेला पकड़ना इसका ये मतलब नहीं कि आप बहादुरी दिखा रहे हो और आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना इफेक्टिव इंटेलिजेंस यूज़ करना है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स दिखानी है। जैसे कि यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, उनको यूज़ करके इसको पकड़ना है आपको। तो आपका कैसे आप प्लान करते हो, कैसे अपनी टीम एक ऑर्गेनाइज करते हो, तो वो चीज़ आती है ऑब्जर्वेशन उसमें। सेकेंडली, लोग इस लेडी को भूल जाते हैं, ये लेडी भी शॉक में है, तो वो भूल जाते हैं कि लोग बस दिखाते हैं कि वो भागा, उसको पकड़ लिया, उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया और नेकलेस लौटा दिया। लेकिन इस लेडी का क्या हो सकता है, इसको इंजरी आई हो, उसको फर्स्ट एड देने की जरूरत है, ये लेडी शॉक में है। जब वो कोई स्टोरी में लिखता है कि भाई यहाँ पे एक देखो लेडी भी खड़ी दिखाई पड़ रही है, इस लेडी को उस लेडी के पास भेजता है तो कंसोल करने के लिए, और अगर बाई चांस कोई इंजरी आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए, तो दिखाता है उसका सोशल अडॉप्टेबिलिटी, जो एक वन ऑफ द OLQ है। ये दिखाता है कि हाँ ये कैरिंग है दूसरे भाई, क्योंकि ये हीरो नहीं है, ये आपकी अपनी सोच है। जब स्टोरी बनाते ही आपकी अपनी सोच निकल के आती है, यानी कि आप सोशली, आपका जो फैक्टर 2 है बहुत अच्छा है, आप सोशली मतलब अडॉप्ट कर रहे हो, ये देख रहे हो कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके अंदर है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन सीन जब आता है। अब जो नेक्स्ट जो सीन होता है जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन सीन। परसेप्शन सीन क्या है, कोई भी एक ऐसा सीन होगा
जहाँ पे लोगों की अपनी अपने वहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ हो नहीं चुकी है, लेकिन होने वाली, अब क्या होने वाली है वो आपके दिमाग से निकल के बाहर आएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक फोटोग्राफ है, इसमें एक नोटिस बोर्ड है और नोटिस बोर्ड में 4-5 लोग खड़े होकर देख रहे हैं। अब यहाँ पे स्टोरी लिखने वाला कुछ भी लिख सकता है कि भाई ये क्रिकेट की टीम फॉर्म हुई है, उसको देखने गए। कोई स्टोरी लिख सकता है कि भाई वो उसका एनडीए का एग्ज़ाम दिया है तो एनडीए का रिजल्ट देखने गए। कोई ये लिख सकता है इसमें कि स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है तो वो फंक्शन का शेड्यूल देखने गए। ये परसेप्शन है, ये आपकी अपनी उपज है दिमाग की कि क्या चीज़ वो देखने गए हैं। अब वो चीज़ जो भी गए, मान लो कि वो एनडीए का रिजल्ट आया है और रिजल्ट देखने गया है, अपनी फैमिली के साथ रिजल्ट देखने गया। अब लेकिन अब वो स्टोरी में क्या निकल के आना चाहिए? स्टोरी में निकल के आना चाहिए अगर जो भी आपका हीरो है उसने एनडीए का एग्ज़ाम दिया तो उसके लिए उसने क्या क्या रिसोर्सेस यूज़ किए हैं, कितनी मेहनत की है, और ये सब पूरा जब निकल के आता है उसमें स्टोरी में, तो वो स्टूडेंट जो आपने जो हीरो बनाए वो कोई और नहीं, वो आपकी अपनी सोच है कि आपने उतनी मेहनत की है, आपने क्या क्या रिसोर्सेस किए हैं और लास्ट में और आपने क्या अचीव किया। तो ये अचीवमेंट निकल के ज़रूर आना चाहिए। तो ये है आपका जो दूसरी टाइप की स्टोरी है। तो अब जो तीसरा जो सीन होता है वो होता है इमेजिनेशन सीन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 12th फोटोग्राफ जो होती है वो होती है ब्लैंक फोटोग्राफ। जब ब्लैंक फोटोग्राफ जब आती है तो आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मैं लिखूं क्या। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी ब्लैंक फोटोग्राफ जब आती है, अगर वो आपकी जो स्टोरी जो आपने लिखी है वो आपके PIQ फॉर्म से अगर लिंक्ड है तो फिर ये लगता कि हाँ इसने रियल में स्टोरी लिखी है और इसकी स्टोरी सही दिशा में जा रही है। अब PIQ फॉर्म से कैसे लिंक्ड होनी चाहिए? अब जो भी, जैसे मान लो कि आपकी हॉबीज़ है या स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, जैसे आपने मान लो कि हॉबीज़ में आपने लिखा है कि मेरी हॉबी स्केचिंग है, तो अगर आप लिखते हैं कि भाई एक हीरो बनाते हो कि भाई ये मेरा हीरो है और ये अपने मोहल्ले में देखता है कि लड़के लोग आजकल कंप्यूटर गेम्स और मोबाइल में ज़्यादा बिजी हैं, तो वो प्लान करता है कि छुट्टी के दिन उनको बाहर निकाला जाए और स्केचिंग का एक कंपटीशन रखा जाए, और ऐसे करके वो बच्चों को बाहर निकालता है और उनके अंदर एक क्रिएटिविटी डालने की कोशिश करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि मतलब जो साइकोलॉजिस्ट पढ़ता है कि बोलता है हाँ देखो इसके वहाँ से लिंक्ड है, इसके अंदर सोशल अडॉप्टेबिलिटी है, इसके अंदर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है, इसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दूसरों के बारे में सोचता है। तो ये आपकी जो तीसरी जो टाइप की फोटोग्राफ्स है वो है इमेजिनेशन, जहाँ पे आपको लास्ट जो ब्लैंक है उसमें इमेजिन करके लिखनी है। नाउ अब ये जो तीनों में से 3 टाइप की फोटोग्राफ्स होती हैं, या तो नेगेटिव होगी या न्यूट्रल होगी या पॉजिटिव होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी नेगेटिव फोटोग्राफ आती है तो उसमें प्रॉब्लम जरूर निकल के आना चाहिए, उससे भागो मत। कि जैसे मैंने देखा है जब मैं SSB बोर्ड में था तो वहाँ पे लोग अगर एक्सीडेंट का कोई सीन अगर दिखा रहे हैं तो लोग ये कर देते थे भाई उसका पैर स्लिप हो गया, या वो टांगा अगर गिरा हुआ है नीचे और घोड़ा गिरा हुआ है और टांगे वाले का खून निकल रहा है तो लिख देंगे घोड़े का पैर स्लिप हो गया, जबकि सामने कार दिखाई पड़ रही है। तो बेसिकली क्या साइकोलॉजी निकल के आ रही है कि आप एस्केप कर रहे हो उस सीन से। क्यों एस्केप करना? आपको बेसिकली प्रॉब्लम देखनी है, और साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है कि जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपका रिएक्शन क्या होता है। तो ये चीज़ इसमें नेगेटिव फोटोग्राफ में आनी चाहिए कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम निकालनी है, फिर उसका सोल्यूशन होना चाहिए, और उसके सोल्यूशन में आपने कितनी क्रिएटिविटी यूज़ की उसको सॉल्व करने के लिए। तो नेगेटिव फोटोग्राफ का हमेशा आपको ये करना है, उससे भागना नहीं है। अगर उससे आप भागोगे, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे कि कोई लटका हुआ है ऊपर से, आप करोगे भी वो पंखा साफ कर रहा है, तो समझ में आ जाएगा आप बेसिकली उस सीन से एस्केप कर रहे हो। यानी कि आपका थिंकिंग क्या है? एस्केपिज्म, कि आप चीज़ को फेस नहीं करना चाहते और उस चीज़ से भागना चाहते हो। तो ये साइकोलॉजी इसमें निकल के आती है। तो दोस्तों याद रखना, जब भी कोई नेगेटिव फोटोग्राफ आती है तो उसमें ये नहीं, आप उसको पहचानो सबसे पहले। जब आपने उसकी प्रॉब्लम पहचानी, आधे नंबर तो वहीं पे आपने कमा लिए, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन होना चाहिए। दूसरा जो होती है वो है तो न्यूट्रल फोटोग्राफ। न्यूट्रल फोटोग्राफ ऐसी होती है जहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं होता है, जैसे कि एक खाली कुर्सी की फोटोग्राफ होगी, या डाइनिंग टेबल की फोटोग्राफ होगी, या किसी कबर्ड की फोटोग्राफ होगी, या ब्लैक बोर्ड की फोटोग्राफ होगी। अब उधर साइकोलॉजी से देखा जाता है कि जब आप किसी न्यूट्रल फोटोग्राफ को देखते हैं और जहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है, तो आपके दिमाग में, आपकी सोच में क्या आता है। मान लो कि खाली वहाँ पे कुर्सी है, तो कुर्सी देख के आपके दिमाग में क्या आता है
कि क्या मतलब ये स्कूल की कुछ इस कुर्सी पे बैठ के आप पढ़ना चाहते हो या इस कुर्सी पे बैठ के आप खाना खाना चाहते हो, कि उस थॉट से क्या आपको उसको देख के निकल रहा है। या जैसे लेटर बॉक्स की है, तो लेटर बॉक्स को देख के आपको क्या ख्याल आता है? ठीक है, चिट्ठी आजकल कोई नहीं लिखता, लेकिन क्या ख्याल आता है कि आप क्या आर्मी के एक ऑफिसर हो जो बॉर्डर पे पोस्टेड हो, तो आप अपने ट्रुप का वेलफेयर देखने के लिए आप इंश्योर करते हो कि रोज़ ट्रुप वाला चिट्ठी लिखे, हर वीकली चिट्ठी लिखे और पोस्ट करे, सो दैट उसका फैमिली के को उसके वेलबींग के बारे में पता रहे। तो ये शो करता है आपकी सोशल अडॉप्टेबिलिटी, वेलफेयर, प्लानिंग स्किल्स। तो ये सब चीज़ें निकल के आनी चाहिए आपके जब न्यूट्रल फोटोग्राफ होती है। तीसरी टाइप के फोटोग्राफ होती है पॉजिटिव फोटोग्राफ। जब पॉजिटिव फोटोग्राफ जब होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वो परसेप्शन वाली फोटोग्राफ थी जहाँ पे नोटिस बोर्ड में बस 4 लोग 5 लोग खड़े देख रहे हैं, तो ठीक है, वो ठीक है। उसमें अगर अपने हीरो को दिखाया कि वो एनडीए की तैयारी कर रहा था, नाउ उस एनडीए की तैयारी करने के लिए उसका कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ पढ़ाई में, उसने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, क्या क्या एफर्ट्स किए, और उसका लास्ट में आउटकम क्या था। ये चीज़ आपकी स्टोरी में निकल के आना चाहिए, तो समझ में आता कि हाँ आपके ये बिहेवियर पैटर्न है। हर पिक्चर में कोई ना कोई आपका बिहेवियर पैटर्न देखा जा रहा है। हाउ यू बिहेव वंस यू आर इन द क्राउड, हाउ यू बिहेव वंस यू आर विद द एल्डर्स, हाउ यू बिहेव वंस यू सी 2 पीपल फाइटिंग। ठीक है, ऐसे अलग अलग मतलब बिहेवियर पैटर्न होते हैं उसमें। तो आपका वो बिहेवियर पैटर्न से जज किया जाता है कि मतलब वो हीरो नहीं है, बेसिकली वो आपकी खुद की सोच है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है जब टीएटी में जब आप जाएंगे एसएसबी में और जब टीएटी से डील करेंगे। दूसरी बात इतना याद रखना है कि टीएटी से ही करीब करीब जो है डिसाइड हो जाता है कि इसका साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या है, इसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, इसके अंदर कितने ट्रेनेबल थॉट्स हैं, वो चीज़ें निकल आती हैं। अब उस चीज़ को जो साइकोलॉजिस्ट है कंफर्म करता है आने वाले टेस्टों में, जो कि WAT होता है, SRT होता है, SDT होता है। इसमें वो कंफर्म करता है कि वेदर जो मैं इसका पैटर्न निकाल रहा हूँ मैं उसको WAT में भी चेक करूँ, क्या वहाँ पे भी वही पैटर्न निकल के आ रहा है, क्या वहाँ पे भी SRT में वही पैटर्न निकल के आ रहा है। और एक बार जब वो निकलता है, सारा टैली हो जाता है, देन आपको कोई रोक नहीं सकता रिकमेंड होने से साइकोलॉजी की तरफ से। तो दोस्तों ये था TAT के बारे में। जो ज़्यादा और डिटेल में जानना है तो आप मेरे से शील्ड डिफेंस एकेडमी में मिल सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि अब आने वाले वीडियोस में कि WAT में क्या किया जाए। जय हिंद।